तो समीप स्क्रीन दिख रही है? यस सर। चलो, तो आज हम डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स की इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी देख रहे हैं और उनको कोशिश करना अभी ही मानसी उनको याद कर लो। बिल्कुल श्योर है ये, इनमें से आना है एग्जाम में पक्का। तो शुरू करते हैं, पहले डिटरमिनेंट लेते हैं कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में मुझे लगता है डिटरमिनेंट थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में मेन डिफरेंस क्या है। डिटरमिनेंट में हम दो पैरेलल लाइंस के बीच नंबर लिखते हैं और मैट्रिक्स में एक स्क्वायर ब्रैकेट के बीच नंबर लिखते हैं। मैट्रिक्स को हम एक्सपेंड नहीं कर सकते, डिटरमिनेंट को हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में बेसिकली डिफरेंस क्या है? ब्रैकेट का डिफरेंस है। मैट्रिक्स मतलब स्क्वायर ब्रैकेट, डिटरमिनेंट मीन्स दो पैरेलल लाइन। लेकिन एक अंतर यह है कि एक्चुअली डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का ही होता है। ये मैट्रिक्स है, इसका बराबर है डिटरमिनेंट, लेकिन ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट को ऐसे लिखते हैं, दो पैरेलल लाइन बीच में ए मॉड ए, हालांकि मॉड ए बोलना चाहिए उसको, या डीईटी डिटरमिनेंट है, या कई कई डेल्टा भी लिखते हैं। लेकिन दो पैरेलल लाइन के बीच जो एलिमेंट्स होंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में होंगे। जितनी रोज हैं उतनी कॉलम होनी चाहिए। अगर कोई सपोज स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उसका डिटरमिनेंट नहीं बनेगा। डिटरमिनेंट बनेगा कब? जब हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस विल हैव डिटरमिनेंट। हम उन्हीं का डिटरमिनेंट बना पाएंगे, उन्हीं को एक्सपेंड कर पाएंगे। और डिटरमिनेंट मीन्स कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि क्वेश्चन डिटरमिनेंट का है कि मैट्रिक्स का है। तो डिटरमिनेंट मतलब दो पैरेलल लाइन और मैट्रिसेस मतलब एक स्क्वायर ब्रैकेट। क्वेश्चन में ये वो नहीं देगा कि क्वेश्चन डिटरमिनेंट का है कि मैट्रिक्स का है। आपको अपने हिसाब से ये देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या है। अगर स्क्वायर ब्रैकेट है मतलब मैट्रिसेस है, आप उसको एक्सपेंड नहीं कर पाओगे। और अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच नंबर लिखे हुए हैं, स्क्वायर फॉर्म में है, तो इसका मतलब यह है कि वो डिटरमिनेंट है। तो ओनली स्क्वायर, फर्स्ट पॉइंट, ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव डिटरमिनेंट्स। इसको याद रखना है। नेक्स्ट देखो, जब हम एक्सपेंड करते हैं बेटा, तो आमतौर पर डिटरमिनेंट को अभी मैंने फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड कराया। फर्स्ट एलिमेंट लिया इनटू उसका कोफैक्टर, प्लस सेकंड एलिमेंट लिया उसका कोफैक्टर, थर्ड एलिमेंट लिया उसका कोफैक्टर, है ना। लेकिन कोई जरूरी नहीं है, हम सेकंड रो के थ्रू भी एक्सपेंड कर सकते हैं। सेकंड रो क्या है ये, कैसे करेंगे? a21 लिया, उसका कोफैक्टर इंटू कर दिया, -1 की पावर 2+1, किस रो किस कॉलम में छुपा लिया उसको लिख लिया, प्लस इसी रो का सेकंड एलिमेंट इंटू उसका कोफैक्टर, फिर थर्ड रो का फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट इंटू कोफैक्टर। आप चाहो तो सेकंड रो के थ्रू एक्सपेंड करो, आप चाहो तो थर्ड कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करो, आप चाहो तो फर्स्ट कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करो। बस शर्त यह है कि आप पूरी की पूरी या तो कोई एक रो लोगे या पूरा का पूरा एक कॉलम लोगे। अगर आप थर्ड रो ले रहे हो तो क्या होगी, एक्सपेंड कैसे करोगे? थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट a31 इंटू इसका कोफैक्टर a31, फिर सेकंड एलिमेंट क्या है a32 इसका कोफैक्टर, फिर थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट क्या है बेटा a33, तो a33 और उसका कोफैक्टर। अगर मुझे कहा जाएगा कि आप थर्ड कॉलम के थ्रू करो एक्सपेंड, तो थर्ड कॉलम कहाँ है? थर्ड कॉलम ये है। कैसे करूंगा? थर्ड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट लूंगा a13, उसको कोफैक्टर इंटू करूंगा a13, प्लस सेकंड एलिमेंट लूंगा a23 इंटू उसको कोफैक्टर a23, फिर थर्ड एलिमेंट लूंगा a33 और उसका कोफैक्टर। तो इसको सॉल्व करने से डिटरमिनेंट के नंबर का वही वैल्यू आएगी जो फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड करने से आती है। हम प्रिफर करते हैं फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड करना, लेकिन हम सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, किसी भी कॉलम के थ्रू एक्सपेंड कर सकते हैं। क्लियर? देखो ये यू कैन एक्सपेंड थ्रू एनी रो। अगर रो वन के थ्रू कर रहा हूँ एक्सपेंड, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट इंटू उसको कोफैक्टर, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट इंटू उसको कोफैक्टर, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट इंटू उसको कोफैक्टर। ऐसे ही सेकंड रो के लिए जब हम रो के एक पर्टिकुलर एलिमेंट को लेते हैं इंटू उसको कोफैक्टर करते हैं, सेकंड एलिमेंट कोफैक्टर, तो ये जो वैल्यू आती है वो डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है। ये वैल्यू चाहे हम फर्स्ट रो से करें एक्सपेंड वही आएगी, चाहे सेकंड रो से करें वैल्यू वही आएगी, थर्ड रो से करें वही आएगी। लेकिन बाय द वे कभी ऐसा होता है
कि सारे के सारे कोफैक्टर या एक दो कोफैक्टर ऐसे हो, जैसे A11 है और कोफैक्टर लिख दिया A21 का, बाकी ठीक है चलो। A12 अगर एलिमेंट के साथ उनके कोफैक्टर इंटू नहीं हो रहे हैं, भले ही वो कोई एक एलिमेंट हो, भले ही वो दो एलिमेंट हो, उस केस में इस एक्सप्रेशन की वैल्यू होती है 0। आदित्य, अगर एलिमेंट इंटू कोफैक्टर, एलिमेंट इंटू कोफैक्टर, एलिमेंट इंटू कोफैक्टर करके ऐड कर रहे हैं, अनामिका, दिस गिव्स द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। ये इंश्योर करना है कोफैक्टर वही है जो एलिमेंट है, कोफैक्टर उसी का है जिसका वो एलिमेंट है, कोफैक्टर उसी का है जिसका वो एलिमेंट है, और ये सारे के सारे किसी एक रो या किसी और कॉलम में होना चाहिए। बट बाय द वे कुछ ऐसा हो गया कि कोई कोफैक्टर ऐसा है वो उस एलिमेंट से इंटू नहीं हो रहा है, वो किसी और कोफैक्टर है, तो उस केस में ये चीज 0 होगी। ऐसा एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से हमारे, ये देखो, ये A11 के साथ A21 को इंटू किया, अरे A11 है तो कोफैक्टर A11 का होना चाहिए ना, A12 के साथ कोफैक्टर A22 का है, A13 के साथ कोफैक्टर, जब कोफैक्टर और एलिमेंट अलग अलग हो, भले ही सारे, भले ही एक ही ऐसा हो जिसमें अलग कोफैक्टर इंटू किया गया हो, तो उस केस में इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 होगी। ये चीज क्लियर हुई? हमें का क्लियर है? दिनेश, अरमान क्लियर? गौरव? यस सर, क्लियर। एक और चीज, अब बताओ, ये डिटरमिनेंट की मैट्रिक्स है जय, ये डिटरमिनेंट की मैट्रिक्स है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस इक्वल टू दिस, ये क्या है? इज इट डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स? जय जयसवाल, हाँ जय, सुन नहीं पाया मैं, फिर से वो रिपीट प्लीज। डिटरमिनेंट। हाँ, तो जब दो डिटरमिनेंट इक्वल दिए मानसी, तो हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा, 3 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 3 इंटू 1 माइनस 8, ये आंसर आ गया। पर एग्जाम में क्वेश्चन मैंने कल बताया था ऐसा भी आया है, जब दो मैट्रिक्स इक्वल दिए हैं बेटा, तो एग्जाम में ध्यान से देखना है कि मैट्रिक्स दिया है कि डिटरमिनेंट दिया है। अगर मैट्रिक्स दिया होगा तो आप कंपेयर करोगे, 3 की प्लेस पे 3 है, एक्स की प्लेस पे 2 है, तो एक्स वैल्यू 2 हो गई। लेकिन अगर डिटरमिनेंट होगा तो आप कंपेयर नहीं करोगे आदि, यू हैव टू मल्टीप्लाई, यू हैव टू सॉल्व, ठीक है? डिटरमिनेंट में आप कंपेयर नहीं कर सकते, डिटरमिनेंट में आपको न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी पड़ेगी, आपको एक्सपेक्ट करना पड़ेगा। रमानी क्लियर? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं। हाँ प्रसन्नित सर, एमसीक्यू में जैसे आता है तो सर ये भी दे सकता है 2 और 4 कंफ्यूज करने के लिए। हाँ हाँ, जैसे इस केस में समीप, अगर ये क्वेश्चन होता मैट्रिक्स का, तो उस केस में क्या हो रहा है, एक जगह तो कंपेयर करने पर 2 निकल रहा है एक्स की वैल्यू, एक जगह 4 निकल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्स की वैल्यू एक सिंगल होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। तो इस, अगर ये क्वेश्चन मैट्रिक्स का होता है नामिका, तो इसमें आंसर होता है डज नॉट एग्जिस्ट, एक्स की वैल्यू अलग अलग आ रही नहीं, एक्स की वैल्यू सेम आनी चाहिए, ठीक है ना? और सभी में ऐसा भी हो सकता है, सुनो जरा, अब अपने बात उठाइए, देखो 3x(x1) और दिया है इसने 3x(x2), या कर लो। अब अगर कंपेयर कर रहे हैं, देखो समीर, तो यहाँ 3 = 3 मिल रहा है, x = x मिल रहा है, लेकिन यहाँ लास्ट से क्या मिल रहा है, 1 = 2। अरे भाई 1 = 2 तो होता ही नहीं है। मैट्रिक्स का रूल क्या है, दो मैट्रिक्स तब इक्वल होते हैं जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने, इक्वल होने चाहिए। इसका A11 इसके A11 के इक्वल होना चाहिए, इसका A12 इसका A12 के इक्वल होना चाहिए। पर यहाँ 1 दिया, यहाँ 2 दिया, 1 = 2 तो होता ही नहीं, तो उस केस में भी कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर समीप? क्लियर? गौरव क्लियर? तो डिटरमिनेंट दिया होगा तो आप एक्सपेंड करोगे और निकालोगे वैल्यू एक्स की, अगर मैट्रिक्स दिया होगा तो कंपेयर करना है। नेक्स्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एक्चुअली फॉर्मूला इस तरह का है, किस तरह का फॉर्मूला, कि अगर के ए है और ए n × n का है, तो जब k डिटरमिनेंट से बाहर आएगा तो k के पावर में n आएगी। क्या फॉर्मूला है, अगर एक कोई 3 × 3 मैट्रिक्स है और एक इंटू में कोई कांस्टेंट है और ये मॉड के अंदर है, डिटरमिनेंट के अंदर है, तो ये जो कांस्टेंट बाहर आएगा डिटरमिनेंट से, तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, पावर में n आएगा। n जो ऑर्डर है 3 × 3 है तो एक 3 आ जाएगा। ऐसे ही अगर a का ऑर्डर n है तो k बाहर आएगा तो k⁻n आएगा। बिल्कुल श्योर है, हर साल इसका क्वेश्चन आ रहा है।
क्लियर? आयुष क्लियर बेटा? ये फॉर्मूला याद हो गया? आशु, अरमान, ये फॉर्मूला क्लियर हो गया? मैंने जानबूझ के आज ये फॉर्मूला रिवाइज करने के लिए सोच रहा हूं मैं, क्योंकि बेटा ये इनसे आना है। हमारी क्लियर ये चीज? जब जिसका नाम लू ना तुरंत मुझे रिप्लाई किया करो बेटा। ये देखो, ये एमसीक्यू है बुक का। ए 3x3 मैट्रिक्स है, तो डिटरमिनेंट के क्या होगा? जब के बाहर आएगा डिटरमिनेंट से तो के की पावर में क्या आएगा? ऑर्डर आएगा। 3 है तो 3 आएगा, यानी ये आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसका अप्लाई भी हम कई जगह करते हैं, इसको भूलना नहीं बेटा। हर सेकेंड ईयर ये आ रहा है। नेक्स्ट देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल बताया था मैंने आपको। हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। इसमें क्वेश्चन दो तरह के आते हैं। एक सिंपल एरिया निकालने को बोलेगा, आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे। सेकंड बोलेगा कोलिनियर। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ गया तो कोलिनियर हो जाएगा। अगर एरिया दिया हो और वर्टेक्स दिया हो, है ना, कल हमने क्वेश्चन देखा था 3 वर्टेक्स दिए थे और बोला था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 5 है। तो जब भी एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया होगा और हमें कांस्टेंट निकालना होगा तो आप एरिया को प्लस माइनस दोनों लोगे। आप कांस्टेंट की दो वैल्यूज निकालोगे। जब भी एरिया दिया होगा और आपको कांस्टेंट निकालना होगा, यू हैव टू टेक बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। क्यों? कांस्टेंट की दोनों वैल्यू मिलेंगी हमें। और अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल है, हम किसी ऐसे ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हैं जिसमें पॉइंट कोलिनियर है, मींस एक लाइन में है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आएगा। इस बेस पे क्वेश्चन आना ही चाहिए बेटा। इवन होता है को फैक्टर इज ए माइनर विद प्रॉपर साइन। माइनर निकालते हैं किसी एलिमेंट का तो हम जस्ट छुपा लेते हैं। जैसे माइनर निकालना है a11 का, तो किस रो किस कॉलम में छुपा लिया हमने, जो बचा लिख दिया डिटरमिनेंट में, ये हो गया माइनर। को फैक्टर में शुरू में ऐसा आता है, -1 की पावर देख लेते हैं, 1 1 है, ये 1 1 आ गया। फिर किस रो किस कॉलम में, मतलब एक तरह से वही डिटरमिनेंट हम लिख लेते हैं, माइनर लिख लेते हैं, यहां से आता है। माइनर में केवल छुपाते हैं किस रो किस कॉलम में, जो बचता है वो हो गया माइनर। को फैक्टर में शुरू में -1 की पावर आती है, इसको भूलना नहीं। माइनर में ये -1 नहीं आता है, को फैक्टर में आता है। इसलिए बोलता हूं को फैक्टर इज माइनर विद प्रॉपर साइन। प्रॉपर साइन मीन्स को फैक्टर में -1 वाला कंपोनेंट आता है। को फैक्टर में -1 समथिंग आएगा, लेकिन माइनर में हम केवल एलिमेंट छुपाते हैं। क्लियर? समझना क्लियर हुआ बेटा? ये देखो, ये क्वेश्चन जो मैं कह रहा था आपसे, कैपिटल ए स्मॉल ए का कोफैक्टर है, तो डिटरमिनेंट डेल्टा कौन सा होगा? क्या ये डेल्टा होगा क्या? श्रेया गुप्ता, क्या ये डेल्टा है? A11 A31 क्या है श्रेया, है कि नहीं? क्या ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर? श्रेया जल्दी बोलो फटाफट। नहीं आता, कोई बात नहीं, कोई शर्म वाली बात नहीं। गौरव आप बताओ, क्या ये डेल्टा है? आकृति, क्या ये डेल्टा है? क्या ये डिटरमिनेंट की वैल्यू मिलेगी इससे क्या? आदित्य आप बताओ, आदित्य राय। नो सर, नहीं मिलेगी। क्यों नहीं देंगे आदित्य? सर क्योंकि सबका ऑर्डर क्या होता है, अलग अलग है। 1 1 के साथ 3 1 है, देखो 1 2 के साथ 3 समझो बात को, शाबाश। अरे A11 है तो इनटू में इसको कोफैक्टर होना चाहिए। ये तो 3 1 का कोफैक्टर है। A12 है तो इनटू में कोफैक्टर होना चाहिए A12 का। ये तो 3 2 का कोफैक्टर है। A13 है, अरे तो ये तो कोफैक्टर किसी और का है। एलिमेंट कोई और, कोफैक्टर कोई और। उस केस में इसकी वैल्यू डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं होती है, इसकी वैल्यू 0 होती है। यहां देखो A11 कोफैक्टर A1, ये ठीक है चलो। अरे A12 लेकिन कोफैक्टर A12 का नहीं है, 2 1 का है, तो इसकी वैल्यू भी 0 होगी। जब एलिमेंट और कोफैक्टर अलग अलग हो तो इस तरह के एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 होती है, बुक में दिया है बेटा। लेकिन ये देखो, ये एलिमेंट A11 कोफैक्टर A11 का, एलिमेंट A21 कोफैक्टर A21 का, एलिमेंट A31 कोफैक्टर A31 का, तो ये होगी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक, जो एलिमेंट हो उसी का कोफैक्टर होना चाहिए। क्लियर समझना? शिवम, श्रेया क्लियर? श्रेया गुप्ता क्लियर? ये बुक का एमसीक्यू बेटा, एज इट इज आएगा। जब मैं किसी का नाम लूं तुरंत रिप्लाई करना है। हम क्लास 1 या नर्सरी के बच्चे नहीं है बेटा, है ना। मुझे मालूम होना चाहिए कि आपने वो कॉन्सेप्ट पकड़ा कि नहीं पकड़ा। यशिका क्लियर हुआ ये पॉइंट? जल्दी बोलो।
मानवी क्लियर हुआ? Yes, sir. नेक्स्ट एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने में थोड़ा सा ख्याल ये रखते हैं बेटा कि हम हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं A11, A12, A13, लेकिन लिखते कॉलम में। फर्स्ट रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर A11, A12, A13 फर्स्ट कॉलम में है। सेकंड रो के कोफैक्टर A21, A22, A23 सेकंड कॉलम में है। A31, A3 ये सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम में है। निकालेंगे रो वाइज, पहले फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट A11, A12, A13 लिखना कॉलम में है ना। एडजॉइंट में ध्यान रखना, इसी का भाई होता है इनवर्स। सबसे वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, अभी मैंने आपको बताया था एक इंपॉर्टेंट रूल ये है कि A इक्वल टू अगर K बाहर आएगा तो K क्यूब आएगा। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है। A इंटू एडजॉइंट है, ये होता है मॉड AI डिटरमिनेंट AI। एडजॉइंट A इंटू A, ये भी होता है डिटरमिनेंट AI, इसको भूलना नहीं है। A इंटू एडजॉइंट AI, A इंटू एडजॉइंट है डिटरमिनेंट AI। कल मैंने क्विज में ऐसा क्वेश्चन दिया था, अभी इसको डिस्कस करते हैं बेटा। एडजॉइंट A इंटू A, ये भी मॉड AI होता है डिटरमिनेंट AI। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर ये एग्जाम में आता है अनामिका, तो ऐसा नहीं करना है। वो बोलेगा कि A इंटू एडजॉइंट निकालो, पता चला कि आप A निकाल रहे हो फिर एडजॉइंट निकाल रहे हो, इनको इंटू कर रहे हो। नहीं, A इंटू एडजॉइंट की वैल्यू होती है सीधे ये होती है, आप I से उसके डिटरमिनेंट को इंटू करो। तो A इंटू एडजॉइंट है, ये भी डिटरमिनेंट AI। एडजॉइंट A इंटू A, ये भी डिटरमिनेंट AI। क्लियर सबको? ये प्रियांश क्लियर? अस्मित क्लियर? यस सर। सिंगुलर, कोई मैट्रिक्स सिंगुलर होगा अगर डिटरमिनेंट 0 के इक्वल है। सिंगुलर डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जब हम डिटरमिनेंट के ए से के बाहर निकालते हैं तो पावर में n आता है, अगर A n इंटू n का मैट्रिक्स है। लेकिन जब हम एडजॉइंट A का डिटरमिनेंट लेते हैं समीप, तो डिटरमिनेंट A की पावर n-1 आती है। एडजॉइंट एक डिटरमिनेंट में पावर एक कम हो जाती है। जहां n क्या है? जहां n है A का ऑर्डर। डिटरमिनेंट एडजॉइंट इक्वल टू डिटरमिनेंट A रेज टू n-1। तो यहां देखो, यहाँ A 3 इंटू 3 का है और बोल रहा है डिटरमिनेंट किसको निकालो? एडजॉइंट A का। कितना आएगा? डिटरमिनेंट A, लेकिन पावर एक कम कर दो, ऑर्डर 3 है तो 2 कर दो, इसका आंसर ये हो जाएगा। क्लियर? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा। नेक्स्ट, A इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट A बाय डिटरमिनेंट। हम एडजॉइंट A को डिवाइड करते हैं डिटरमिनेंट A से। फिर एक चीज आती है, एक कंडीशन आती है इन्वर्टेबल। किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कब निकलेगा, या वो मैट्रिक्स इन्वर्टेबल कब होगा? अगर डिनोमिनेटर यानी डिटरमिनेंट A 0 के इक्वल नहीं है, तभी उसका इनवर्स होगा। अगर डिटरमिनेंट 0 है तब तो ये A इनवर्स इन्फिनिटी हो जाएगा, तब उसका इनवर्स नहीं होगा। तो कोई मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है, उसकी कंडीशन क्या है? डिटरमिनेंट A नॉट इक्वल टू 0, और डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 मींस नॉन सिंगुलर, किसी सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं होगा। ठीक है पारस, क्लियर? आप में से सब लोग बेटा बहुत मेहनत कर रहे हो, और थोड़ी सी मेहनत चाहिए। इन सारे फॉर्मूलों को याद करो। जब मैं ट्रांसपोज पढ़ा रहा था तो मैंने आपको कहा था कि ए बी होल डैश, जब दो मैट्रिक्स का इनटू लेते हैं और होल ट्रांसपोज लेते हैं तो ओपन करने पर बाद वाले का ट्रांसपोज पहले आता है, बी डैश ए डैश। ऐसा ही इनवर्स में होता है, अगर ए बी होल इनवर्स है तो बाद वाले पे पहले आएगा बी इनवर्स, शुरू वाले में बाद में आएगा। तो ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ए बी होल डैश था बी डैश ए डैश। इसको बिल्कुल ध्यान रखिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर जब हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले उसको हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स में तो बदल लेते हैं। पहले कोफिशिएंट लिख लेते हैं, फर्स्ट रो में फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट, सेकंड रो में सेकंड के कोफिशिएंट, थर्ड रो में थर्ड के कोफिशिएंट। फिर एक कॉलम मैट्रिक्स आता है जिसमें वेरिएबल होता है, इक्वल टू आता है। फिर एक आता है कॉलम मैट्रिक्स जिसमें होते हैं कांस्टेंट, इसको ए एज्यूम करते हैं, इसको एक्स इक्वल टू बी। एक्स इक्वल टू बी तो एक्स होता है ए इनवर्स बी, हमें ए का इनवर्स निकाल के बी से इंटू करना होता है और फिर हम एक्स से कंपेयर कर लेते हैं। बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन आना है इससे बेटा। आपको 3 इक्वेशन दी होंगी और 4 आपको ऑप्शन दिए होंगे। सबसे पहला काम क्या करो, आप चारों ऑप्शन को मैच कराओ। अगर चारों ऑप्शन में से केवल एक ही इक्वेशन ऐसी है जिसको सेटिस्फाई कर रहे हैं पॉइंट्स, मींस पॉइंट्स को रखने पर एलएचएस आंसर इक्वल आ रहे हैं, तो वो आंसर हो गया। पर अगर मोर देन वन पॉइंट आना का ऐसे हैं जो इक्वेशन को कर रहे हैं सेटिस्फाई, तो आपको फिर यही तरीका अपनाना पड़ेगा बेटा। बिल्कुल श्योर क्वेश्चन है, इससे एक या दो क्वेश्चन आएंगे और प्रॉब्लली वर्ड प्रॉब्लम भी आएगा। अच्छा मैट्रिक्स देख लें बेटा। मैट्रिक्स है, फिर ये फॉर्मूला बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ए इंटू एडजॉइंट ए, इसकी वैल्यू भी मॉड ए आई होती है, डिटरमिनेंट ए आई होती है। एडजॉइंट ए इंटू ए, इसकी वैल्यू भी डिटरमिनेंट ए आई होती है। अब तो ये तो फॉर्मूला आपको बिल्कुल दिमाग में बैठ जाना चाहिए बेटा। सिंगुलर है
तो डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0, सिंगुलर नहीं है तो डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0। ए और बी दो मैट्रिक्स को इंटू करने पे आई आ रहा है, ए इंटू बी आई आ रहा है, मीन्स ए बी का इनवर्स है, बी ए का इनवर्स है। इनवर्स निकालते भले कैसे हैं, एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट है, लेकिन एक कंडीशन उसकी ये भी है, एक मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स को इंटू करने पे आई आ रहा है, मतलब एक दूसरे का इनवर्स है, दूसरा पहले का इनवर्स है। अगर किसी मैट्रिक्स का दो बार इनवर्स लिया जाएगा तो वापिस ये मिलेगा हमें। ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैज इनवर्स, इंपॉर्टेंट है ये, इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर। देखो ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए। इन्वर्टेबल मैंने बताया आपको, इन्वर्टेबल, सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, बहुत ही केयरफुली इनको डिस्टिंग्विश करना है। अगर नीचे वाला जीरो के इक्वल हो गया आदि रामायणी मानवी तो इनवर्स निकलेगा ही नहीं, क्यों, अपन में जीरो मीन्स इन्फिनिटी, इन्फिनिटी कोई मैट्रिक्स थोड़ी होता है। तो ए का इनवर्स कब निकलेगा, जब डिटरमिनेंट ए जीरो के इक्वल नहीं हो, जीरो के इक्वल नहीं हो इट इज नॉन सिंगुलर, क्योंकि सिंगुलर मतलब होता है डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0। तो ए मैट्रिक्स ए इन्वर्टेबल होगा व्हेन डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 और व्हेन ए इज नॉन सिंगुलर। क्लियर, प्रियांश क्लियर, रामायणी, समीप, श्रेया, आयुष, आशुतोष क्लियर, अनिमेश, अनामिका क्लियर, Yes, sir. आकृति क्लियर, आकृति क्लियर। 12th क्लास में बेटा है ना, थोड़ा सा एफर्ट और चाहिए, और एफर्ट चाहिए, जिसका नाम लूं तुरंत मुझे इसका रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। ये देखो पहला वाला, ए इंटू एडजॉइंट ए, ये भी मॉड आई होता है, एडजॉइंट ए इंटू ए, ये भी मॉड आई होता है। लेकिन अगर एडजॉइंट ए का मॉड लेंगे बेटा तो डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 आएगी। अगर दो बार एडजॉइंट एडजॉइंट लेंगे बेटा तो डिटरमिनेंट ए की पावर n-2 आएगी। अगर एडजॉइंट एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट लेंगे तो मॉड ए की पावर n-1 स्क्वायर आएगी। तो ये चारों जो है तीनों, ये मैंने किसी और बुक से ली है बेटा, ये तीनों, ये बुक में नहीं है और क्वेश्चन में कई बार आए हैं बेटा एग्जाम में, तो इनको आप ध्यान रखिए। इनको आप क्या, ए इंटू एडजॉइंट ए मॉड आई होता है, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट देता है डिटरमिनेंट ए, लेकिन पावर में n-1 आता है। अगर एडजॉइंट ए का भी एडजॉइंट है तो डिटरमिनेंट ए की पावर n-2 आएगी, इंटू में आएगा। एडजॉइंट एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट है तो डिटरमिनेंट ए, लेकिन पावर में n-1 की पावर स्क्वायर आएगी। एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट है तो सॉरी, एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज बाहर भी आ सकता है। हम एक ही ट्रांसपोज का एडजॉइंट लें या एडजॉइंट ए निकालने के बाद ट्रांसपोज लें, बात एक ही है। फिर एडजॉइंट ए भी है तो एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट, बिल्कुल वैसा ही जैसा ए बी डैश में होता है, ए बी ट्रांसपोज में बी डैश ए डैश। अभी ए इनवर्स अभी देखा हमने, ए बी इनवर्स, बी इनवर्स ए इनवर्स। सिमिलरली एडजॉइंट ए बी, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। फिर एडजॉइंट के अंदर मैट्रिक्स ए की पावर है बेटा, तो पावर होल में आ सकती है, एडजॉइंट ए रेज़ टू एम इक्वल टू एडजॉइंट ए होल रेज़ टू एम। अगर अभी क्या बताया था मैंने, अगर के इंटू में ए है और के बाहर आएगा तो पावर में ऑर्डर आती है, लेकिन अगर के एडजॉइंट से भरेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, तो पावर एक कम हो जाएगी, के रेज़ टू n-1 एडजॉइंट ए। ये सब सारे प्रॉपर्टीज किसी न किसी एग्जाम में आई है बेटा, और ये हमारे बुक में नहीं थी, तो इन सबको आपको याद करना। हाईली कंफ्यूजिंग है, कहीं n ले रहे हैं, कहीं n-1 ले रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से इनको लिखिए, आज याद करिए, हर एक को 5-5 बार लिख लेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा बेटा। ठीक है समीर, देखो ए सिमेट्रिक है तो एडजॉइंट भी सिमेट्रिक होगा, ए डायगोनल है तो एडजॉइंट भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो जरूरी नहीं है एडजॉइंट ए स्क्यू सिमेट्रिक हो, लेकिन अगर ए सिमेट्रिक है तो एडजॉइंट ए सिमेट्रिक होगा। ए डायगोनल मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ए डायगोनल होगा। ए सिंगुलर होता है तो क्या पढ़ा है हमने, डिटरमिनेंट ए 0 होता है। तो एक कंडीशन और भी है, अगर एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट 0 हो तो भी ए सिंगुलर होगा। तो अगर ए सिंगुलर है तो एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट भी बेटा 0 के इक्वल होगा। अगर ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए रेज़ टू 2n सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्यों, ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए डैश है माइनस ए। अब मुझे ए रेज़ टू 2n चेक करना है, ए रेज़ टू 2n चेक करना है, तो डैश लिया मैंने, पावर इंटरचेंज हो सकती है, डैश अंदर आ गया, 2n बाहर चले गए, ए डैश तो भैया माइनस है तो ये माइनस ए की पावर 2n हो गया। पावर में क्या है, 2 का मल्टीपल है तो ये तो प्लस हो जाएगा, है ना, तो ये ए आ गया। तो अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए रेज़ टू 2n, ए की पावर इवन है तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा,
क्यों? क्योंकि माइनस पावर जो है वो चली जाएगी, लेकिन अगर पावर में एक ही ऑड है तो ए स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा बेटा। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो के भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। देखो ये क्वेश्चन बुक में था, बी ट्रांसपोज ए बी, बी डैश ए बी, ये डिपेंड करता है ए पर, बीच वाले पर। ए सिमेट्रिक तो ये सिमेट्रिक, और अगर ये सिमेट्रिक, ये हाँ, यहाँ क्या बोल रहा है, अगर ए इसकी सिमेट्रिक है तो बी डैश ए बी इसको सिमेट्रिक होगा। बस इस वजह से सही क्या है इसका, बी डैश ए बी डिपेंड करता है ए पर। अगर ए सिमेट्रिक तो बी डैश ए बी सिमेट्रिक होगा, अगर ए इसको सिमेट्रिक तो ये भी इसको सिमेट्रिक होगा, पूरा का पूरा। और यहाँ चूंकि इस केस में ए इसको सिमेट्रिक बोल रहा है। फिर देखो ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए प्लस बी सिमेट्रिक होगा, ए माइनस बी सिमेट्रिक होगा, ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक होगा, लेकिन ए बी माइनस बी ए इसको सिमेट्रिक हो जाएगा। ए बी, ये इंपॉर्टेंट है, ये बुक में नहीं था। अगर ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, जब ए बी इक्वल टू बी है। कैसे? ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखना आदित्य अनामिका क्या बोल रहा है, ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन ए बी विल बी सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए बी इक्वल टू बी है। कैसे? हमें ए बी को सिमेट्रिक प्रूव करना है, यानी ए बी सिमेट्रिक क्या होगा, ए बी डैश सिमेट्रिक कब होगा, जब ए बी डैश ए बी के इक्वल होना चाहिए। सिमेट्रिक कब होता है, जब कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दिया जाए वापस वही मैट्रिक्स मिले। तो हम चेक कर रहे हैं कि ए बी सिमेट्रिक कब होगा, तो ए बी सिमेट्रिक कब होगा, जब ए बी का ट्रांसपोज देंगे वापस ए बी मिलेगा। ए बी ट्रांसपोज क्या होगा, बी डैश ए डैश। ए और बी सिमेट्रिक है, ए डैश ए है, बी डैश बी है, तो देखो बी इक्वल टू ए बी मिल रहा है। मतलब ए बी सिमेट्रिक तब होगा जब ए बी इक्वल टू बी हो। क्लियर हुआ करो, क्लियर हुआ आकृति, क्लियर, अनिमेश आशुतोष क्लियर, अनामिका? यस सर। ए और बी इसको सिमेट्रिक है तो ए प्लस बी सब हो जाएगा बेटा। पर ये नई चीज थी सी, ये किसी एग्जाम में मैंने देखा बेटा। अब देखो ये भी पढ़ा है हमने, किसी एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक दोनों मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम एक ऐसा ले सकते हैं, ए प्लस ए डैश बाय टू प्लस ए माइनस ए डैश बाय टू, ये सिमेट्रिक पार्ट है, ये इसकी सिमेट्रिक पार्ट है। फिर एक आध दो बार ट्रांसपोज लेंगे, है ना, ट्रांसपोज के लिए आमतौर पे हम डैश सिंबल यूज करते हैं बेटा, लेकिन किसी बुक में टी भी यूज किया है उसने। तो एक आध दो बार ट्रांसपोज लेंगे वापस ए आएगा। ट्रांसपोज ले रहे हैं लेकिन ब्रैकेट के अंदर दो का सम है, तो ट्रांसपोज ए पर भी आएगा बी पर भी आएगा। अगर ट्रांसपोज के अंदर एक कांस्टेंट है, एक मैट्रिक्स है, तो ट्रांसपोज केवल मैट्रिक्स पे आएगा। अगर ट्रांसपोज के अंदर दो मैट्रिक्स इनटू में है तो बाद वाले पे पहले आएगा, इशू वाले में बाद में आएगा। ऐसे ही तो इसका एक्सपेंशन है, कई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में है और वो ट्रांसपोज लास्ट वाले से शुरू करेंगे, ए एन पे ट्रांसपोज, ए एन माइनस वन ट्रांसपोज, डॉट डॉट डॉट। यूनिट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स होता है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट, इन चारों में से एक या दो क्वेश्चन पक्का है। आप अगर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उठाओ तो इनमें से दो क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं हर साल। क्या? एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट किसके इक्वल है, डिटरमिनेंट ए रेज टू एन माइनस वन। एडजॉइंट ए डिटरमिनेंट ए रेज टू एन माइनस वन। एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट होगा तो पावर में एन माइनस वन है। ध्यान रखो, एक्चुअली कंफ्यूजन हो जाती है इस और इसमें। इसमें पावर में एन आता है या पावर वो आती है जो मैट्रिक्स की है, लेकिन यहाँ एडजॉइंट में एक पावर कम हो जाती है। फिर ए इंटू एडजॉइंट है, इसकी वैल्यू भी मॉड ए आई होती है, डिटरमिनेंट ए आई होती है, और एडजॉइंट ए इंटू ए इसकी वैल्यू भी होती है। और ए सिंगुलर है तो डिटरमिनेंट ए इक्वल टू जीरो, ए नॉन सिंगुलर है तो डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो। ये चारों फॉर्मूले तो आपको बेटा प्रॉपर्टीज आपको याद होनी ही चाहिए। अगर आप उठाओगे पिछले साल के पेपर तो इनसे बेटा एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, क्लियर? ये सारे क्वेश्चंस बेटा, ये सारे फॉर्मूले